सोचिए, हजारों सालों से इंसान बिजली को जानता था, मतलब कड़कती आसमानी बिजली के रूप में, और चुंबक को भी जानता था, वो एक रहस्यमयी पत्थर जो लोहे को खींचता था। पर ये दोनों हमेशा दो अलग-अलग दुनियाओं की चीजें मानी जाती थीं। एक ताकत आसमान की और दूसरी जमीन की। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इन दोनों का कोई लेना देना हो सकता है, ये ख्याल भी शायद किसी को नहीं आया। बिजली मतलब तेज, खतरनाक, एक पल में खत्म, और चुंबक मतलब शांत, स्थायी, एक छिपा हुआ बल। दोनों के स्वभाव ही बिल्कुल अलग थे। और फिर 1820 में एक कॉलेज के लेक्चर के दौरान गलती से या शायद बस एक प्रयोग करते हुए ये दोनों दुनियाएं टकरा गईं, और उस एक टक्कर ने ब्रह्मांड का एक ऐसा राज खोला जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। आज हम विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक के अध्याय के सहारे इसी टक्कर और उसके नतीजों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि बिजली और चुंबक कैसे काम करते हैं, बल्कि ये जानना है कि उनका ये गुप्त रिश्ता हमारी जिंदगी को कैसे चला रहा है, हमारे घर के स्विच बोर्ड से लेकर हमारे दिमाग के अंदर तक। तो चलिए उस क्लासरूम में चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ। हाँ, कहानी शुरू होती है डेनमार्क के वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड से। वो अपने छात्रों को बिजली पर एक लेक्चर दे रहे थे। उनकी टेबल पर एक बैटरी से जुड़ा हुआ तार था, एक सामान्य सा सर्किट, और उसी टेबल पर पास में ही एक दिक्सूचक यानी कंपास भी पड़ा हुआ था, जो शायद उस समय वहां होना भी नहीं चाहिए था। हो सकता है वो किसी और प्रयोग के लिए रखा हो, शायद। और कहानी यह है कि जैसे ही ऑस्टेड ने सर्किट पूरा किया, मतलब तार में बिजली दौड़ाई, उन्होंने एक अजीब चीज देखी। कंपास की सुई, जिसे हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहना चाहिए था, वो अपनी जगह से हिल गई। एक झटका सा लगा उसे। जब उन्होंने बिजली बंद की तो सुई वापस अपनी जगह आ गई। ये सोचना ही कमाल है। उस एक पल में ऑस्टेड ने वो देख लिया था जो उनसे पहले किसी ने नहीं देखा था। ये कोई जादू नहीं था। नहीं। ये तो प्रकृति का एक नियम था जो पहली बार इंसानी आंखों के सामने जाहिर हो रहा था। ये पहला ठोस सबूत था कि बिजली जब चलती है तो वो सिर्फ एक तार से गुजरने वाली ऊर्जा नहीं रह जाती, वो अपने चारों ओर एक अदृश्य प्रभाव पैदा करती है, एक चुंबकीय प्रभाव। ये सोचना भी अजीब है कि इससे पहले किसी ने ये नोटिस नहीं किया था। क्या ऑस्टेड ही पहले थे जिन्होंने बिजली के सर्किट के पास कंपास रखा, या बस वही पहले थे जिन्होंने उस छोटी सी हलचल का मतलब समझा? बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है किसी ने देखा भी हो और उसे एक मामूली सी गड़बड़ी समझकर नजरअंदाज कर दिया हो। लेकिन ऑस्टेड एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने उस छोटी सी अप्रत्याशित घटना में एक पैटर्न देखा। उन्होंने समझा कि ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं, और इसी एक अवलोकन से वैद्युत चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पूरे विज्ञान की नींव पड़ी। आज हम जो भी वायरलेस तकनीक इस्तेमाल करते हैं, रेडियो, वाईफाई, मोबाइल फोन, उन सब का मूल स्रोत ऑस्टेड की वो हिलती हुई कंपास की सुई ही है। कमाल है, एक छोटी सी सुई ने पूरी 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी की भविष्यवाणी कर दी। अच्छा, इससे पहले कि हम बिजली के चुंबक की और गहराई में जाएं, चलिए थोड़ा उस असली चुंबक पर बात करते हैं जिससे हम सबने बचपन में खेला है। वो क्या है? हम जानते हैं कि उसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं, जिसे हम रिपल्शन या प्रतिकर्षण कहते हैं, और अलग-अलग ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्शन या आकर्षण। लेकिन ये होता कैसे है? ये अदृश्य बल काम कैसे करता है? हमारे स्रोत में इसे देखने का एक बड़ा मजेदार तरीका बताया गया है। अगर आप एक बार मैग्नेट के ऊपर एक कागज रखकर उस पर लोहे का बुरादा छिड़कें तो कुछ जादुई सा होता है। हाँ, वो बुरादा बेतरतीब नहीं रहता। जैसे ही आप कागज को हल्का सा थपथपाते हैं, वो लोहे के कण खुद को खूबसूरत रेखाओं में सजा लेते हैं। एक पैटर्न बन जाता है जो चुंबक के एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे तक जाता है। असल में आप उस अदृश्य बल को देख रहे होते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं जिनमें ये बुरादा सज जाता है, इन्हीं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ एक क्या कहते हैं सुंदर सा पैटर्न नहीं है, इसमें बहुत बहुत सारी जानकारी छिपी होती है। इन रेखाओं के कुछ नियम हैं। पहला, परंपरा के अनुसार हम मानते हैं कि ये रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में समा जाती है। अच्छा, तो एक तरह का बहाव है नॉर्थ से साउथ की तरफ, बाहर की तरफ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुंबक के अंदर उनकी दिशा उल्टी होती है।
साउथ से नॉर्थ की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि हर रेखा एक पूरा बंद लूप, एक क्लोज्ड कर्व बनाती है। वो कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म नहीं होती। वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब चुंबकीय बल हमेशा एक लूप में मौजूद रहता है। और इन रेखाओं के बारे में क्या खास है? दूसरी खास बात यह है कि जहां ये रेखाएं एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, घनी होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है, जैसे चुंबक के ध्रुवों के पास। और जहां ये दूर दूर होती हैं, वहां क्षेत्र कमजोर होता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, कभी नहीं। और ऐसा क्यों? अगर वो काट दें तो क्या होगा? सोचिए, अगर वो एक दूसरे को काटती तो उस कटान बिंदु पर क्या होता? अगर हम वहां एक कंपास रखते तो उसकी सुई को एक ही समय में दो अलग अलग दिशाएं दिखानी पड़ती, जो कि असंभव है। कंपास की सुई एक समय में एक ही दिशा बता सकती है, इसीलिए ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये तो कमाल है कि हम चुंबक के इस अदृश्य बल को देख सकते हैं। लेकिन ऑर्स्टेड की खोज ने तो इसका उल्टा साबित किया था कि बिजली से चुंबक बनता है। हाँ, तो क्या बिजली के तार के चारों ओर भी ऐसी ही अदृश्य रेखाएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, और उनका पैटर्न भी एकदम अलग और दिलचस्प होता है। अगर आप एक सीधे तार को लें जिसमें से करंट बह रहा हो, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन वो नॉर्थ से साउथ जाने वाली रेखाओं जैसा नहीं होता। तो कैसा होता है? वो संकेंद्री वृत्तों, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स जैसा होता है। कल्पना कीजिए कि तार बीच में है और उसके चारों ओर, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती है, वैसी ही गोल गोल चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं। अच्छा, और इन गोल रेखाओं की दिशा क्या होगी? ये क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज? इसका पता लगाने का एक बहुत आसान नियम है, जिसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने उस तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है और आपका अंगूठा करंट बहने की दिशा में है। ठीक है, मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ है। तो अब देखिए, आपकी बाकी उंगलियां तार के चारों ओर किस दिशा में मोड़ रही हैं। वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर करंट ऊपर है तो उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगी, अगर करंट नीचे होता तो वे क्लॉकवाइज मुड़ती। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। अंगूठा करंट और मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल यह है कि क्या इस फील्ड की ताकत को हम नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, दो आसान तरीकों से। पहला, तार में बहने वाले करंट की मात्रा। आप जितना ज्यादा करंट बहाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। और दूसरा, तार से दूरी। आप तार के जितना करीब होंगे, फील्ड उतना ही शक्तिशाली महसूस होगा, और जितना दूर जाएंगे वो उतना ही कमजोर होता जाएगा। तो अगर मुझे एक बहुत शक्तिशाली काम का चुंबक बनाना हो तो सिर्फ एक सीधे तार से तो काम नहीं चलेगा, मुझे बहुत ज्यादा करंट चाहिए होगा। इसका कोई और तरीका है? यहीं पर इंजीनियरिंग का कमाल आता है, और यहीं परिनालिका यानी सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट आता है। आप एक सीधा तार लेने की बजाय उसी तार को एक स्प्रिंग की तरह पास पास लपेट कर एक कुंडली या कॉइल बना दीजिए। अच्छा, जैसे एक स्प्रिंग होता है? बिल्कुल। जब आप इस सोलेनॉइड से बिजली गुजारते हैं तो एक जादू होता है। हर एक फेरा, हर एक लूप अपना छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और जब आप इन हजारों फेरों को एक साथ कसकर लपेटते हैं तो उनके सारे बल अंदर की तरफ एक ही दिशा में जमा हो जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक भीड़ में हर कोई एक ही दिशा में धक्का दे रहा हो, बीच में जबरदस्त ताकत पैदा हो जाती है। तो सोलेनॉइड के अंदर का क्षेत्र बहुत शक्तिशाली और एक समान होता है। एकदम सही। और इसका चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एक छड़ चुंबक या बार मैग्नेट जैसा होता है। इसका भी अपना एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन जाता है, और अगर आप इसके अंदर नर्म लोहे का एक टुकड़ा डाल दें तो वो लोहा भी एक बहुत शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। इसी को हम विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। बिजली चालू तो चुंबक चालू, बिजली बंद तो चुंबक बंद। ठीक है, तो ये एकदम साफ हो गया कि चलती हुई बिजली एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अब मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, क्या होगा जब ये दो तरह के चुंबकीय क्षेत्र आपस में मिलेंगे? मतलब एक तो हमारा बनाया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट या करंट वाला तार, और दूसरा एक पहले से मौजूद शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट। जब ये दो अदृश्य फोर्स फील्ड्स टकराएंगे तो क्या होगा? क्या वो एक दूसरे को नजरअंदाज करेंगे या कुछ एक्शन होगा? यही इस कहानी का सबसे क्रांतिकारी मोड़ है।
और इसका जवाब हमें उस सिद्धांत तक ले जाता है जिस पर हमारी दुनिया की लगभग हर घूमे वाली चीज चलती है, यानी मोटर। हाँ, तो इसके पीछे भी कोई क्रियाकलाप है स्रोत में? हाँ, एक बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली प्रयोग। कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली नाल चुंबक मतलब हॉर्सशू मैग्नेट है, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल आमने सामने हैं। अब इनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें हम एल्यूमिनियम की एक छड़ को लटका देते हैं और फिर उस छड़ से करंट गुजारते हैं। तो अब हमारे पास दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, एक चुंबक का और दूसरा एल्यूमिनियम की छड़ में बहते करंट का। बिल्कुल, और जैसे ही छड़ में करंट चालू होता है वो अपनी जगह से हिल जाती है। उस पर एक धक्का लगता है, एक बल काम करता है। यही इस कहानी का सार है। जब भी आप एक करंट वाले तार को किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, वो उसे हिलाने की कोशिश करता है। और यही इलेक्ट्रिक मोटर का मूल सिद्धांत है। पंखे का घूमना, मिक्सर का चलना, वॉशिंग मशीन का ड्रम, सब इसी एक धक्के पर आधारित है। सब कुछ। बस मोटर में हम इसी बल का इस्तेमाल करके चीजों को लगातार गोल गोल घुमाते हैं और हम इस बल की दिशा को नियंत्रित भी कर सकते हैं। अगर आप करंट की दिशा बदल दें तो धक्के की दिशा भी बदल जाएगी, या अगर आप चुंबक के ध्रुवों को पलट दें तब भी धक्के की दिशा बदल जाएगी। तो इन तीन चीजों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, करंट की दिशा और धक्के यानी बल की दिशा में जरूर कोई गहरा रिश्ता होगा। एक बहुत पक्का रिश्ता है और इसे याद रखने के लिए एक और हैंड रूल है। इस बार फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, पहले राइट हैंड अब लेफ्ट हैंड, बताइए। अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह फैलाइए कि वे तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हों, जैसे XYZ अक्ष होते हैं। अब अगर आपकी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फील्ड में हो और मध्यमा करंट की दिशा में हो तो आपका अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल या गति, मोशन फोर्स की दिशा को बताएगा। अरे वाह! तो ये तीनों चीजें, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं। ये तो फिजिक्स के अंदर छिपी हुई ज्यामिति जैसी है। FBI, फोर्स, फील्ड, करंट। हाँ, याद रखने का अच्छा तरीका है। और इसी नियम से इंजीनियर मोटरों को डिजाइन करते हैं ताकि वो ठीक उसी दिशा में घूमे जिस दिशा में वे चाहते हैं। ये अद्भुत है। अब इस सारे विज्ञान को, इस ब्रह्मांडीय ज्यामिति को हमारे घरों तक लाते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो इन सब मोटरों को चलाती है, उसकी वायरिंग कैसे काम करती है? क्या उसमें भी ये सिद्धांत लागू होते हैं? बिल्कुल। हमारे घरों में जो मेन सप्लाई आती है उसमें आमतौर पर 3 तार होते हैं और तीनों का अपना अपना काम है। ठीक है, मैंने सुना है उनके रंग भी अलग अलग होते हैं। हाँ, एक स्टैंडर्ड कलर कोडिंग होती है। पहला होता है लाइव वायर, जिसे विद्युन्मय तार भी कहते हैं। इस पर लाल रंग का इंसुलेशन होता है और इसी में 220 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। सारा करंट यही लाता है। दूसरा है न्यूट्रल या उदासीन तार, जो काले रंग का होता है। इसका पोटेंशियल 0 माना जाता है और ये करंट के वापस जाने का रास्ता पूरा करता है। और तीसरा, जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, वो हरे रंग का तार। वो है अर्थ वायर या भू संपर्क तार। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये किसी की जान बचाने के लिए है। ये एक सेफ्टी फीचर है। तो ये तीनों तार हमारे घर में आते हैं, मीटर से गुजरते हैं और फिर हर कमरे तक पहुंचते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में खतरे क्या हैं? स्रोत में 2 बड़ी समस्याओं का जिक्र है, लघुपथन और अतिभारण। सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं, लेकिन मतलब बहुत सीधा है। लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट तब होता है जब किसी खराबी की वजह से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर सीधे एक दूसरे को छू जाए। शायद तारों का इंसुलेशन पुराना होकर कट गया हो। जब ऐसा होता है तो करंट को बहने के लिए एक बहुत छोटा और आसान रास्ता मिल जाता है जिसका प्रतिरोध लगभग 0 होता है। और ओम के नियम के हिसाब से अगर प्रतिरोध 0 होगा तो करंट अनंत हो जाएगा। मतलब अचानक बहुत ज्यादा करंट बहने लगता है। इससे तार सेकंडों में इतने गर्म हो सकते हैं कि आग लग जाए। बाप रे। और दूसरी समस्या अतिभारण या ओवरलोडिंग। ये तो मेरे साथ पिछले साल दिवाली पर हुआ था। एक ही एक्सटेंशन कॉर्ड पर मैंने झालरें, हीटर और माइक्रोवेव सब लगा दिया और अचानक पूरे घर की बत्ती गुल हो गई। तब मुझे समझ आया कि अतिभारण सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है। बिल्कुल सही उदाहरण है। ओवरलोडिंग का मतलब है एक ही सॉकेट या एक ही सर्किट पर उसकी क्षमता से ज्यादा लोड डाल देना। हर उपकरण अपनी जरूरत के हिसाब से करंट खींचता है। जब आप एक साथ हीटर, एसी, गीजर सब चला देते हैं तो कुल करंट उस तार की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। नतीजा वही,
तार गर्म होते हैं और आग लगने का खतरा। तो इन दोनों ही खतरनाक स्थितियों से हमें कौन बचाता है? हमारे घरों में 2 बॉडीगार्ड्स होते हैं। पहला और सबसे पुराना है विद्युत फ्यूज। ये हमारे सर्किट का शहीद है, एक ऐसा हीरो जो खुद को कुर्बान करके हमारे उपकरणों को बचाता है। क्या बात है, ये कैसे काम करता है? फ्यूज असल में एक खास धातु के तार का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसे हमेशा लाइव वायर के साथ सीरीज में लगाया जाता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से करंट एक सुरक्षित लिमिट को पार करता है, ये फ्यूज का तार गर्मी से तुरंत पिघल जाता है। और जैसे ही तार पिघला, सर्किट टूट गया और बिजली का बहना बंद। आपका महंगा टीवी, फ्रिज सब बच गए। आजकल फ्यूज की जगह ज्यादातर MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं, जो पिघलने की बजाय बस ट्रिप हो जाते हैं और जिन्हें आप बाद में फिर से ऑन कर सकते हैं, पर सिद्धांत वही है। और दूसरा बॉडीगार्ड, वो हरे रंग का अर्थ वायर? हाँ, भूसंपर्कण या अर्थिंग। ये खासकर उन उपकरणों के लिए जरूरी है जिनकी बॉडी मेटल की होती है, जैसे प्रेस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। इस हरे तार का एक सिरा उपकरण की मेटल बॉडी से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा घर के बाहर जमीन में गहराई में दबी एक मेटल प्लेट से। और ये सुरक्षा कैसे करता है? मान लीजिए कि अंदर कोई तार कटने से लाइव वायर आपके फ्रिज की मेटल बॉडी को छू गया। अब पूरी फ्रिज की बॉडी में करंट दौड़ रहा है। अगर किसी ने उसे छुआ तो करंट शरीर से होकर जमीन में जाने की कोशिश करेगा और एक जबरदस्त झटका लगेगा। लेकिन अगर अर्थिंग है तो करंट को जमीन तक जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे। एक शरीर जिसका प्रतिरोध काफी ज्यादा है और दूसरा वो अर्थ वायर जिसका प्रतिरोध बहुत कम है। करंट हमेशा कम प्रतिरोध का रास्ता चुनता है, तो सारा खतरनाक करंट उस हरे तार से होकर सुरक्षित रूप से जमीन में चला जाएगा। MCB ट्रिप हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कितना बड़ा हादसा टल गया। तो आज की हमारी चर्चा वाकई कमाल की रही। हमने अपनी यात्रा एक कंपास की कांपती हुई सुई से शुरू की और ये समझते समझते कि बिजली कैसे चुंबक बनती है और चुंबक बिजली पर कैसे बल लगाता है, हम अपने घरों के स्विच बोर्ड तक आ गए हैं। ये देखना फैसिनेटिंग है कि कैसे ये दोनों ताकतें हमारी जिंदगी में इतनी गहराई से गुथी हुई हैं। बिल्कुल, और इस पूरी कहानी को एक और दिलचस्प मोड़ पर खत्म करते हैं। स्रोत में एक बहुत आकर्षक तथ्य बताया गया है। ये सिर्फ तारों और मोटरों की कहानी नहीं है, ये हमारे शरीर की भी कहानी है। हमारे शरीर की? वो कैसे? ये तो सब मेटल और तारों की बात हो रही थी। हमारे शरीर में भी बिजली बहती है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, लेकिन बहती है। हमारी तंत्रिका कोशिकाएं यानी नर्व सेल्स एक दूसरे से बात करने के लिए छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती हैं। ये आयनों की धाराएं होती हैं और अर्स्टेड के नियम के अनुसार जहां भी करंट बहेगा वहां चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। आप कहना चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं? हाँ, हमारे 2 मुख्य अंग हृदय और मस्तिष्क लगातार विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। इनसे बहुत ही सूक्ष्म लेकिन मापने योग्य चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि डॉक्टर इन्हें माप सकते हैं? ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है? एक बहुत ही शक्तिशाली इस्तेमाल है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैन का नाम तो सुना ही होगा। वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। MRI मशीन एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाती है और हमारे शरीर के अंदर मौजूद परमाणुओं के सूक्ष्म चुंबकीय गुणों के साथ इंटरैक्ट करके शरीर के अंदर की एकदम साफ तस्वीरें लेती है। तो ये वैद्युत चुंबकत्व हमारे शरीर के अंदर की कहानी भी बताता है। तो यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक अंतिम सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। अगर हमारे विचार, हमारी यादें, हमारी भावनाएं ये सब असल में हमारे दिमाग की नसों में बहने वाली छोटी छोटी विद्युत आयन धाराएं ही हैं, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे अपने विचार भी एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं? जब कोई कुछ सोचता है तो क्या वो ब्रह्मांड में एक छोटा सा चुंबकीय सिग्नेचर छोड़ रहा है? इस पर सोचिएगा।